हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 चैप्टर 17 में सेक्शन 441 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपराधिक अत्याचार के विषय में बात करती है। सेक्शन 441 धारा 441 आपराधिक अत्याचार को परिभाषित करती है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, यदि आप धारा 440 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 440 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस के माध्यम से आप लेक्चर सुन सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और बेरक पे आप अपनी थोड़ी समझ विकसित कर सकते हैं। चलते हम धारा 441 की तरफ, जो कि आपराधिक अत्याचार को परिभाषित करती है। जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके जहाँ विधि विरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि एतद् द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, तो वह आपराधिक अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। धारा 441 की परिभाषा जो बेयर एक्ट में दी गई है, इस पर ध्यान देने पर कुछ आवश्यक तत्व जो सामने निकल कर आते हैं, वो पहला, एक दूसरे के कब्जे में, संपत्ति में या पर प्रवेश, संपत्ति में या संपत्ति पर प्रवेश, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य में विद्यमान किसी संपत्ति में या संपत्ति पर प्रवेश। यानी संपत्ति किसकी है? दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, लेकिन उस पर कोई कब्जा करता है, उस संपत्ति पर प्रवेश करता है। यानी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में वह संपत्ति है और उस संपत्ति में या उस संपत्ति पर कोई प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा आवश्यक तत्व, यदि ऐसा प्रवेश विधिपूर्ण है तब अविधिपूर्ण ढंग से ऐसी संपत्ति पर बने रहना। अर्थात यदि कोई ऐसा किसी दूसरे के कब्जा वाले संपत्ति में कोई विधि पूर्ण तरीके से प्रवेश करता है, जो प्रवेश विधि सम्मत है, तो विधि विरुद्ध रीति से ऐसी संपत्ति में अथवा ऐसी संपत्ति पर बना रहना जरूरी है आपराधिक अत्याचार का अपराध घटित होने के लिए। तीसरा आवश्यक तत्व, ऐसा प्रवेश या अविधिपूर्ण बने रहना आशय के साथ अवश्य होना चाहिए। इसके दो भाग हैं, एक अपराध कारित करने को या संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को अभित्रस्त करने या अपमानित करने या क्षुब्ध करने को। अर्थात किसी व्यक्ति को जिसके आधिपत्य में वह संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से ऐसा प्रवेश होना चाहिए। तो ये आवश्यक तत्व आपराधिक अत्याचार के संदर्भ में जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार धारा 441 को प्रतिस्थापित किया गया। इसके तहत जो कोई संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध
करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे अथवा ऐसी संपत्ति में या फिर संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधि विरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि एतद् द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, अथवा ऐसी संपत्ति का अपराधीकृत कब्जा ग्रहण करने या प्राधिकृत प्रयोग करने के आशय से, चाहे दंड विधि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1961 के प्रवर्तित होने के पहले या बाद में, संपत्ति में प्रवेश करके ऐसी संपत्ति या इसके कब्जे का प्रयोग से ऐसी संपत्ति या इसके कब्जे या प्रयोग से उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर सम्यक रूप से तामील किए गए लिखित सूचना द्वारा हट जाने के लिए कहने पर सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि तक हटने में असफल रहे, वह आपराधिक अतिचार करता है, यह कहा जाता है। और यह जो उत्तर प्रदेश से संशोधन अधिनियम, यह संख्या 31 वर्ष 1961 धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ और प्रभावी है। यह 13/11/1961 से 13 नवंबर 1961 से ये उत्तर प्रदेश की जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए याद रखना जरूरी है। धारा 441 यह आपराधिक अतिचार के बारे में बात करती है। आपराधिक अतिचार को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि किसी छात्र द्वारा किसी निर्दोष लड़की जो उसके लिए पूर्णतया अजनबी थी उसको प्रेम पत्र लिखा जाना उसे क्षुब्ध करता है, अतः यदि वह छात्र उस लड़की के घर में पत्र देने हेतु प्रवेश करता है तो उसका कृत्य आपराधिक अतिचार के तुल्य होगा। उम्मीद है आप आपराधिक अतिचार को स्पष्ट समझ पाए होंगे। धारा 442 यह गृह अतिचार को परिभाषित करती है। अभी हमने धारा 441 में आपराधिक अतिचार के बारे में जाना। धारा 442 यह गृह अतिचार के बारे में बात करती है। धारा 442 के अनुसार जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से समझ पाएंगे। आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। इसके आवश्यक तत्वों को देखते हैं। गृह अतिचार के आवश्यक तत्व क्या होंगे कि अभियुक्त ने आपराधिक गृह अतिचार कारित किया, कि अभियुक्त ने आपराधिक गृह अतिचार कारित किया, और दूसरा तत्व कि ऐसा आपराधिक गृह अतिचार एक भवन, तंबू या जलयान में प्रवेश करके या उसमें रहकर कारित किया गया। क्या है? भवन, तंबू या जलयान में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया गया। और तीसरा आवश्यक तत्व होगा ऐसा भवन, तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किया गया था या पूजा स्थल के रूप में या संबंधित की अभिरक्षा के स्थान के रूप में था। और अगर ऐसा स्थान है, ऐसे स्थान में अभियुक्त जो है वह आपराधिक गृह अतिचार कारित करता है। इसे एक प्रकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। धारा 442 के अंतर्गत जो गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है, तो इसे एक प्रकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि
मान लीजिए क चोरी करने के आशय से ख के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे से एक वजनदार संदूक निकालकर आंगन में ले आता है, जहां वह उसे खोलता है। खोलने के पश्चात वह उस बॉक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाता जो ले जाने योग्य हो और बॉक्स को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो इस मामले में क ने भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के अधीन गृह अतिचार तथा चोरी के प्रयत्न के अपराध का दोषी होगा। धारा 442 को हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि शस्त्रों से सुसज्जित 6 व्यक्ति अ के मकान में घुस गए, किंतु शोर मच जाने के कारण वे बिना कुछ सामान लिए चले गए। तो इस मामले में ये सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के अंतर्गत गृह अतिचार के लिए दोषी होंगे। इस प्रकार धारा 442 के अंतर्गत गृह अतिचार को समझ पाए होंगे आप। धारा 443 सेक्शन 443 जो कि प्रच्छन्न गृह अतिचार के बारे में बात करती है। धारा 443 के अनुसार जो कोई यह पूर्वावधानी, सावधानी होगा यहाँ पे, जो कोई यहाँ पे पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अतिचार करता है कि ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण तंबू या जलयान में से जो अतिचार का विषय है अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। सेक्शन 443 की जो परिभाषा है इसके आधार पे हम कुछ आवश्यक तत्व समझ सकते हैं सेक्शन 443 के बारे में। पहला तो यह कि ऐसा अतिचार जिसे गृह अतिचार की संज्ञा दी जा सके, और दूसरा गृह अतिचार ऐसा होना चाहिए जिसे प्रच्छन्न गृह अतिचार कहा जा सके। तो धारा 443 के अनुसार प्रच्छन्न गृह अतिचार का अपराध होने के लिए ये 2 बातें जरूरी हैं, और इस धारा में अतिचार के और भी अधिक उग्र स्वरूप का जिक्र किया गया है। धारा 443 में अतिचार के और भी अधिक उग्र स्वरूप का जिक्र किया गया है। यह प्रच्छन्न प्रकृति का होता है। प्रच्छन्न गृह अतिचार संरचित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपराधी कोई ऐसा प्रभावकारी कदम उठाए जिससे उसकी उपस्थिति का एहसास न हो सके, और वह गृह अतिचार को छिपाने के लिए सावधानी बरते। दूसरे शब्दों में उसके आपराधिक आशय या प्रवेश के विषय में किसी को भी एहसास न हो, यह कह सकते हैं। तो इस प्रकार धारा 443 समझ लिया आपने। धारा 444 सेक्शन 444 यह रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार के बारे में बात करती है। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है वह रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। धारा 444 में धारा 443 की बातें इंक्लूड होंगी, बस यहाँ पे समय निश्चित कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। धारा 444 के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व। धारा 443 वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार का अपराध माना जाएगा। धारा 445 सेक्शन 445 यह गृह भेदन के बारे में बात करती है। धारा 445 के अनुसार जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या वहाँ अपराध कर चुकने पर उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे 6 तरीकों में से
किसी तरीके से बाहर निकलता है तो वहाँ पे गृह भेदन का अपराध माना जाएगा। और वह 6 तरीके कौन कौन से हैं जिसके तहत गृह भेदन के अपराध गठित होते हैं? तो पहला है कि यदि वह ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए बनाया है। और दूसरा तरीका बाहर निकलने का, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। और तीसरा है तरीका बाहर निकलने का कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था। और चौथा तरीका बाहर निकलने का होगा, यदि उस गृह अतिचार को करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। पांचवा तरीका होगा कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। और छठा है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है। स्पष्टीकरण, कोई उपगृह या निर्माण जो किसी गृह के साथ साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे गृह के बीच आने जाने का अव्यवहृत भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस गृह का भाग है। इसे दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला दृष्टांत देखते हैं। क के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डाल करके क गृह अतिचार करता है, तो यह गृह भेदन हो गया। दृष्टांत ख, तलों के बीच की बारी में से रेंगकर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, तो यह गृह भेदन होगा। दृष्टांत ग देखते हैं। य के गृह से एक खिड़की से प्रवेश करने के द्वारा क गृह अतिचार करता है। यहाँ पे कैसे प्रवेश करता है? खिड़की से, तो यह भी गृह भेदन होगा। ऐसे आईपीसी मतलब बेयर एक्ट कोई भी हो, कोई भी लीगल हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शंस पढ़ने के बाद उसके जब हम इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं ना, दृष्टांत, तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है। तो दृष्टांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दृष्टांत को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है सेक्शंस के साथ। दृष्टांत समझने से वो सेक्शंस के अंदर उसकी परिभाषा में क्या कहा गया है, उसके क्या क्रूशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आपको अगर प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ एग्ज़ाम देने हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे दृष्टांत भी उठा के रख देता है कि जैसे मान लीजिए ये क नंबर का दृष्टांत ही रख दिया और ये पूछ देगा कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। और इसलिए ही मैंने पूरा बेयर एक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, सारे सेक्शंस की परिभाषा की व्याख्या, उसके उदाहरण, उसको प्रकरण और उदाहरण के माध्यम से मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। उसके दृष्टांत तो ऑलरेडी दिए ही हुए हैं बेयर एक्ट में। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए और बेयर एक्ट पे अपनी कमांड बनाते रहिए। टिप्पणियाँ,
सेक्शन 445 के बारे में, एक राम अनंत बनाम किंग 1948 का यह मामला था, जहां न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह निर्देश दिया कि शांति भंग न होने देने के लिए वह भी अभिकर्ता के साथ जाए। उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अभिकर्ता द्वारा ताला तोड़े जाने के बाद वहां रखी वस्तुओं को वहां से हटाकर दुकान पर पुनः ताला लगा दिया, तो यहाँ अभिकर्ता गृह भेदन का दोषी नहीं है। यह राम अनंत बनाम किंग के मामले में निर्धारित किया गया था। इस प्रकार हम धारा 446 देखते हैं, जो कि रात्रौ गृह भेदन के बारे में बात करती है। धारा 445 में जितने कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस अगर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व कोई करता है तो वह अभियुक्त रात्रौ गृह भेदन के अपराध का दोषी माना जाएगा। तरीके उसके वही होंगे रात्रौ गृह भेदन के तरीके वही 6 तरीके होंगे जो कि धारा 445 के गृह भेदन के अंतर्गत दिए गए हैं। बस यहाँ पे टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात। धारा 447 यह आपराधिक अत्याचार के लिए दंड की बात करती है। आपराधिक अत्याचार हमने कहाँ पढ़ा था? धारा 441 में। धारा 441 जहाँ हमने आपराधिक अत्याचार की बात करी थी, यहाँ पे बगल में ही आप इसके दंड वाला सेक्शन भी लिख लेंगे। धारा 447। धारा 441 जहाँ पे आपराधिक अत्याचार की परिभाषा दी गई है, यहीं पे आप प्लस करके सेक्शन 447 लिख लेंगे। सेक्शन 447 में सेक्शन 441 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो आपराधिक अत्याचार की परिभाषा धारा 441 बताती है और इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 447 में किया गया है। दंड क्या होगा? जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, यानी 3 मास तक की अवधि का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 448 यह गृह अत्याचार के लिए दंड की व्यवस्था करती है। गृह अत्याचार जो है वह धारा 442 में बताया गया है। धारा 442 देखते हैं। यह धारा 442 यह गृह अत्याचार को परिभाषित करता है। यहीं पे प्लस करके आप दंड और सेक्शन 448 लिख सकते हैं कि 442 में जो अपराध का वर्णन किया गया है उसके लिए दंड की व्यवस्था सेक्शन 448 में सेक्शन 448 धारा 448 में की गई है। धारा 449 यह मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार की बात करती है। जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 450 यह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार के संदर्भ में बात करती है कि जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसी प्रकार सेक्शन 451 धारा 451 यह कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार के बारे में बात करती है कि जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो,
तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। सेक्शन 452 धारा 452 के अनुसार उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार का अगर कोई दोषी हुआ तो उसे 7 वर्ष के कारावास, जो कि कठिन और सादा कोई भी कारावास हो सकता है, और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। और धारा 453 यह बताती है प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। और प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन के लिए दंड 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन, ऊपर जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े थे ना 447 के पहले वाले सेक्शंस, उसमें सारे ये जितने भी अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके दंड इधर नीचे बताए गए हैं। तो जहाँ पे इनके आगे आप वो सारे सेक्शंस को लिख लेंगे, अपराध के आगे दंड वाले सेक्शंस को और दंड वाले सेक्शंस के आगे अपराध वाले सेक्शंस को। जैसे कि अभी धारा 453 में 2 वर्ष के कारावास और दंड की व्यवस्था है और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो धारा 453 में जो दंड दिया गया है उसके अपराध की बात कहाँ की गई है, तो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड है यह। प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन धारा 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार की बात कर रही है और गृह भेदन की बात धारा 445 कर रही है। तो धारा 443 और धारा 445 के अंतर्गत जो अपराध किए जा रहे हैं उसके लिए दंड धारा 453 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इन धाराओं को सामने सामने लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। फिर धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या भेदन की बात करता है और इसमें 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। और यदि चोरी हो ना, अगर गृह अतिचार या गृह भेदन है तो 3 वर्ष तक का दंड दिया जाएगा कारावास का। और ये अगर चोरी हो तो कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 455 यह उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के अपराध के बारे में दंड की बात करता है, जो कि 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। और धारा 456 यह रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन दंड की बात करता है। अब हम देखते हैं धारा 456 में जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है वह अपराध किस धारा में है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। धारा 456 में रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार की बात कर रहा है धारा 444 में, और रात्रौ गृह भेदन की बात धारा 446 में की गई है। तो धारा 456 रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन के लिए दंड की बात करती है। कर लेंगे धारा 456 के बगल में धारा 444 और धारा 446 नोट डाउन कर लेंगे। बेयर एक्ट में यहीं पे पास में ही नोट कर लीजिए। धारा 456 जहाँ पे लिखा है वहाँ धारा 444 जिसमें कि रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार के बारे में बात की गई है, और धारा 446 जिसमें रात्रौ गृह भेदन की बात की गई है। और उन दोनों के लिए धारा 444 और धारा 446 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए दंड की व्यवस्था धारा 456 में की गई है। फिर धारा 457 देखते हैं। यह कारावास से दंडनीय अपराध के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन के बारे में बात करती है। इसके लिए दंड की व्यवस्था है 5 वर्ष तक की अवधि का कारावास है, और यदि चोरी किया जाना आशयित होगा तो ऐसे अपराध के लिए कारावास की अवधि 14 वर्ष तक हो जाएगी। धारा 458 यह उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन की बात करता है। इसके तहत 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने दोनों से दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 459
जो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो, ऐसी स्थिति में 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने से दंड की व्यवस्था की गई है। और धारा 460, यह रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गई हो। तो ऐसी अवस्था में 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकेगा। धारा 461, यह ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना के अपराध की बात करता है और इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड की व्यवस्था करता है। और सेक्शन 462 धारा 462 के अनुसार उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। तो जो कोई ऐसा बंद पात्र जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए बेईमानी से या रिश्ते करने के आशय से उस पात्र को तोड़कर खोलेगा या उपबंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार धारा 462 तक हमने इंडियन पिनल कोड को पढ़ लिया और यहाँ हमारा अध्याय 17 समाप्त हुआ। चैप्टर 17 तक भारतीय दंड संहिता हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय 18 और धारा 463 और उसके आगे की धाराओं के बारे में जानेंगे, जो कि दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में हम बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू। और उम्मीद है आप बेयर एक्ट को सुंदर कलरफुल बना चुके होंगे अभी तक और आपका एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार हो गया होगा धारा 462 तक। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक अपना नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो आप वापस से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन 1 ओपन करिए। वहाँ मैंने अरेंज किया हुआ है सेक्शन 1 से लेकर के सारे सेक्शंस, तो वो सारे सेक्शंस को आप वीडियो लेक्चर सुनिए और अपना नोट्स तैयार करिए। और कोई दूसरा तरीका नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, किसी भी बेयर एक्ट को समझने का, नोट्स बनाने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, यही तरीका है। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से अपनी स्टडी करिए। मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।